Good morning, all of you. I am Dr. Yadu Rao, and in today's session, we'll continue cost sheet. ये आज जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो ये है कि कॉस्ट शीट में किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स और किस तरह से कैलकुलेशन होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एग्जाम्पल बहुत सिंपल, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैंने रखने की कोशिश की है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि हमें कंसेप्ट समझ में आए। तो एग्जाम्पल में हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000 और 15,000। इसी तरह से हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 35,000 और 25,000। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि फैक्ट्री में हमने प्रोसेस चालू किया था रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का, लेकिन शायद कुछ काम रह गया है बाकी, फिनिश्ड स्टॉक या फिनिश गुड्स नहीं बन पाई, तो उसे हमने बोल दिया वर्क इन प्रोग्रेस, यानी इस पे काम अभी चल रहा है। अब इस क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे रखा है, जहाँ पे 30,000 ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है। देखिए यहाँ पे हमें फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का वैल्यूएशन करना होगा, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है। देखिए यहाँ पे नोट करके रखिए कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन LCM यानी लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे होता है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। यहाँ पे हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है, कॉस्ट शीट बनानी है, थोड़े से रियलिस्टिक यहाँ पे हम रहते हैं। चलिए तो कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इस साल हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया 50,000 रुपीज़ का किया। देखिए जैसे परचेजेस की बात आ गई रॉ मटेरियल की, तो जब हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो रॉ मटेरियल का कितना अमाउंट जाएगा वो हमें इजीली पता पड़ जाता है। 50,000 का रॉ मटेरियल हमने खरीदा, 25,000 रुपये का रॉ मटेरियल पहले से पड़ा था, यानी 75,000 टोटल हुआ। उसमें से हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारे पास बचा रह गया फैक्ट्री में इशू करने के बाद, वो रह गया 15,000, यानी हमने 60,000 रुपये का रॉ मटेरियल फैक्ट्री को इशू किया। ऐसे कह सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय द फैक्ट्री इज ऑफ ₹60,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट लेबर दे रखा है 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, प्राइम कॉस्ट के कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें दे रखा है फैक्ट्री इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और लास्ट में दे रखा है सेल्स, जिसमें यूनिट्स भी दे रखी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इन तीन जो रेड इंक पे में हमें यूनिट्स दे रखी हैं, इन यूनिट्स के बेसिस पे ही हम कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू करेंगे फिनिश स्टॉक को। चलिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम देखना चाहेंगे कि रॉ मटेरियल का फ्लो जब फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री से फिनिश गुड जब वेयर हाउस में जाती है, वेयर हाउस से जब फिनिश गुड कस्टमर को हम सेल करने के लिए शोरूम पे भेजते हैं, तो इस पूरे फ्लो में कहाँ पे कॉस्ट इनकर होती है, और उसी सीक्वेंस में हमने कॉस्ट शीट बनानी होती है, पहले हमने देखा है। और क्योंकि अभी हमें देखना है कि इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, एक बार वापस इसे देख लेते हैं। देखिए स्टोर्स में हम रॉ मटेरियल रखते हैं, परचेज हमने किया 50,000 का, ओपनिंग स्टॉक था 25,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 15,000। इसका मतलब रॉ मटेरियल जो हमने फैक्ट्री को इशू किया या जो कंज्यूम हुआ वो होगा 60,000 रुपीज़ का। देखिए फैक्ट्री में इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्री काफ़ी कुछ करती है, डायरेक्ट लेबर का यूज़ करती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी होते हैं। यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्री हो सकता है कि सारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे,
या कभी कभी कुछ प्रोडक्ट अनफिनिश्ड होता है तो उसे हम बोल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और पिछले साल का जो क्लोजिंग या पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा अनफिनिश्ड गुड का, उसे हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द करंट पीरियड। चलिए, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, सॉरी वर्क्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जिसके बेसिस पे आगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, हमने रॉ मटेरियल रिसीव किया स्टोर से, या मान लीजिए कंज्यूम किया 60,000 रुपीज़ का। इसमें हमने डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़े और ये आ गई प्राइम कॉस्ट 1 लाख रुपीज़। इसकी डिटेलिंग ज़रूरी नहीं है बिकॉज आई बिलीव यू पीपल आर नाउ वेरी कंफर्टेबल इन द कैलकुलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जब ये फैक्ट्री की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 30,000, उन्हें ऐड कर लेते हैं। इस तरह हमें क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 25,000। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे घटाने से पहले हम यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट को एक नाम दे देते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, और उसमें से हम घटाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो हमारे पास आएगा नेट वर्क्स कॉस्ट। इस केस में 1,40,000 है, यानी अब 1,40,000 रुपीज़ की यूनिट्स या आउटपुट हमने जनरेट कर लिया। इसे हम भेजेंगे वेयर हाउस में, जहाँ पे कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करने की वर्क्स कॉस्ट में, तो यहाँ पे हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे भी थोड़ी डिटेलिंग रिक्वायर्ड है। चलिए देखते हैं, वर्क्स कॉस्ट 1,40,000 दे रखा है। यहाँ पे जैसे ही हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे 20,000 रुपीज़, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 20,000। तो यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए 1,60,000 जो अमाउंट है, इसी के थ्रू हमें क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है। कारण ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हमें दे रखा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो हमने घटाना है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। इसकी एब्सेंस में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जो 1,60,000 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमने इस करंट फाइनेंशियल ईयर में या करंट पीरियड में किया है। अब कितनी यूनिट्स पे ये खर्चा हमने किया है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट सोल्ड कितनी है। 900 यूनिट्स हमने बेची हैं, और स्टॉक में हमारे पास 300 यूनिट्स फिनिश गुड्स की बाकी हैं, यानी मैक्सिमम यूनिट्स जो हमारे पास थी वो थी 1200 यूनिट्स। और पिछले साल की जो बची हुई यूनिट्स थी वो थी 200। इसका मतलब है यूनिट्स जो इस पीरियड में हमने बनाई या यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, हमने कैलकुलेट किया है 1000 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भाग देंगे जो इस साल या इस पीरियड में हमने हमारा प्रोड्यूस रहा है, उससे पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी, जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक की जो यूनिट्स है, जो यहाँ पे दे रखी है 300 यूनिट्स। तो फिगर हमारे पास आ जाएगा 48,000 रुपीज़। चलिए, इसे जब इनकॉर्पोरेट करेंगे कॉस्ट शीट में, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 900 यूनिट्स पे 1,42,000। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम यूनिट्स के साथ अब कस्टमर को बेचने के लिए शोरूम पे या रिटेल शॉप पे या रिटेल हाउस में हम भेजते हैं, और वहाँ से हम कस्टमर को सेल कर देते हैं यूनिट्स। साथ में इसमें जोड़ देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट होती है वो आ जाती है 1,50,000 रुपये। सेल्स का फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपीज़। इसका मतलब यहाँ पे हम प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में वो है 50,000 रुपीज़।
देखिए बहुत सीधा और सिंपल कैलकुलेशन होता है। अगर एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद हम कस्टमर के साथ जोड़ते हैं और उसी सीक्वेंस में अगर हम कॉस्ट को ऐड करते हैं तो कॉस्ट शीट बनाना मुश्किल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में बाकी सिर्फ ये रहता है कि हम कॉस्ट शीट बनाएं। तो चलिए, कॉस्ट शीट में हमें मालूम है पूरा सीक्वेंस। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट में 3 चीज़ें होती हैं: रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन यहाँ पे होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ऐड करेंगे और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एंड दिस विल कम टू ₹60,000। देखिए सिंपल कैलकुलेशंस हैं। प्राइम कॉस्ट आई है हमारी 1 लाख रुपीज़, जो हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है। इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे, तो हमारे पास फिगर आता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का, जो आता है 1,65,000, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटाने के बाद नेट वर्क्स कॉस्ट आती है 1,40,000। इसमें ऐड करना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,60,000। देखिए ये सेम कैलकुलेशन है जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए किया है। एट द सेम टाइम हमने वो यूनिट्स निकाली हैं जो हमने इस पीरियड में प्रोड्यूस की, और उसके बेसिस पे हमने फिनिश्ड स्टॉक को वैल्यू किया है। और यहाँ पे हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम ऐड करते हैं इसमें, और कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट का फिगर आ जाता है। सेल्स हमें मालूम है और जो डिफरेंस होगा वो होगा प्रॉफिट। देखिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉस्ट शीट तभी होती है जब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को इनकॉर्पोरेट करना हो कॉस्ट शीट में, स्पेशली तब जबकि फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन करना हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। देखिए चीज़ बहुत सिंपल है, डिफ़िकल्टी इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये अब डिमांड रहती है कि कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, कितनी प्रैक्टिस हम करते हैं। चलिए फ्रॉम माय साइड कॉस्ट शीट्स के बेसिक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री बेसिस पे जो हमने देखा था, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल का चैप्टर। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।